वेलकम दोस्तों। और सोशियोलॉजी की सीरीज आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। BSOC 131 से स्टार्ट करते हैं। हर सब्जेक्ट कोड के अंदर दो दो क्लासेस आपको देंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी क्या हो सके, प्रैक्टिस हो सके। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पर हम बात करेंगे। BSOC 131 जो कि समाजशास्त्र का आपका क्या है, एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है समाजशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पहले भी जो 2-3 क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का अध्ययन है, दैट इज सोसाइटी, है ना। समाज का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोसाइटी इज सोशियोलॉजी, है ना। जहां पर भी आपको क्या शब्द दिखाई दे, कभी भी जीवन में जहां भी आपको लॉजी शब्द दिखाई दे, लॉजी मतलब अध्ययन, है ना। किसी भी चीज का अध्ययन अगर हम करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, लॉजी कहेंगे। जैसे सोशियोलॉजी समाज का अध्ययन, है ना। एंथ्रोपोलॉजी निर्वंश विज्ञान या आप कह सकते हैं निर्जातीयता का अध्ययन। तो इस तरीके से जहां भी आपको लॉजी शब्द दिखाई दे आप समझ जाना अध्ययन। तो समाज के अध्ययन की बात करेंगे आज, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट बनते हैं आपके। देखिए, पहला है सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं, व्हाट इज सोशल इंस्टीट्यूशंस। आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, इन्हें सोशल इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं, सामाजिक संस्थाएं। ऐसी संस्थाएं जो समाज के स्थायी, आप कह सकते हैं संरचित और समन्वित रूप हैं, जो सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करते हैं। तो सामाजिक संस्थाएं क्या है, समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो समाज के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। ये सामाजिक व्यवस्था के आधार स्तंभ है। याद रखिए, समाज की व्यवस्था चलती ही किससे है, सामाजिक संस्थाओं से चलती है। इसलिए से क्या माना गया, मेन पिलर माना गया समाज का, जो क्या करती है, समाज के मूल्यों, समाज के मानदंडों को, समाज के रीति रिवाजों को क्या करती है, बनाए रखती है, और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में क्या करती है, भूमिका निभाती है। तो ऐसी संस्थाएं, जैसे फॉर एग्जांपल सामाजिक संस्थाओं का एक एग्जांपल आपका हो सकता है हमारे स्कूल, है ना। ये भी एक प्रकार के क्या है, आपकी सामाजिक संस्थाएं। यही है जो बच्चों तक मूल्यों को, मानदंडों को, रीति रिवाजों को पहुंचाती, यही स्कूल्स। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं आज के समय में सामाजिक संस्थाओं के रूप में काम करती हैं हमारी, कौन, एनजीओ। तो एनजीओ जो सामाजिक संस्थाओं के रूप में काम करती हैं, यही है जो समाज का आधार स्तंभ है और जो समाज को क्या करती है, आप समय समय पर देखना, समाज को आगे बढ़ाने का काम करती है। दैट इज कॉल्ड आपकी क्या, सामाजिक संस्थाएं। समझ में आई कहानी। चलिए आगे, क्या सामाजिक संस्थाओं की क्या विशेषताएं होती हैं, है ना। याद रखिए, सामाजिक संस्थाएं स्थायी होती हैं। ये क्या होती हैं, समय के साथ आगे तक चलती रहती है, बनी रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ये बढ़ती हैं, है ना। संरचित, संरचित का मतलब क्या है, इनमें स्पष्ट भूमिकाएं, नियम, अपेक्षाएं होती हैं। याद रखिए, हर सामाजिक संस्था के अपने नियम होते हैं, अपनी अपेक्षाएं होती हैं। अगर सामाजिक संस्था का कोई नियम कानून ना हो तो उसे संस्था कहना सही नहीं होगा, क्योंकि संस्था, जो संस्था शब्द है वो संस्थान से बना है, और संस्थान का मतलब ही होता है कायदे कानून, रूल एंड रेगुलेशन, आप कह सकते हैं रूल एंड रेगुलेशन जहां पर होंगे, ठीक है। इसके अलावा समन्वित, ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कोई भी सामाजिक संस्था ऐसी नहीं होती जो अपने आप में पूरी तरीके से पूर्ण हो, ये एक दूसरे की पूरक होती है। सामाजिक संस्थाएं आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई होती हैं। याद रखिए, ये समाज के कार्यों क्या करती हैं, पूरा करती हैं। समाज में क्या, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब की क्या करती है, व्यवस्था करती है। समझ में आई कहानी। तो दैट इज सामाजिक संस्थाओं की विशेषताएं। आगे अगर बात करें संस्कृति के मूल तत्व, जो कल्चर हमारा होता है, जैसे भारतीय कल्चर या फिर आप कह सकते हैं इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, तो इसके मूल तत्व क्या है, किन किन से मिलकर हमारी संस्कृति बनती है, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे सबसे पहला है मूल्य। संस्कृति का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है, मूल्य। आप देखो, हम कैसे पहचान पाते हैं कि हमारी संस्कृति भारतीय है, ये ज्यादा अच्छी है, और वो पश्चिमी संस्कृति वो अच्छी नहीं है, क्योंकि मूल्यों की कमी होती है। भारतीय संस्कृति को सबसे ज्यादा मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि इसमें मूल्यों की कमी नहीं है, अनलिमिटेड मूल्य आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। मूल्यों में जैसे ईमानदारी, सम्मान, करुणा, सामाजिक न्याय, ये जिस संस्कृति में होंगे वो संस्कृति बेहतर मानी आपकी जाती है ना। मानदंड, मानदंड मतलब ये बताती है कि लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। हर संस्कृति के कुछ ना कुछ मानदंड होने, व्यवहार करने का तरीका होता है। जैसे आप देखेंगे, कुछ पश्चिमी संस्कृतियां ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस यानी स्वार्थ पर टिकी हैं। किस पे टिकी हैं, स्वार्थ पर। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, लोगों का व्यवहार काफी ज्यादा क्या होता है, पोलाइट होता है। दूसरों को देखकर हमारे अंदर बहुत ज्यादा करुणा, दया की भावना आपको देखने के लिए मिलेगी। वे लिखित या अलिखित हो सकते हैं। ये मानदंड ऐसे हो सकते हैं कि लिखित रूप में आपने संस्कृति के तय कर लिए, जबकि भारतीय संस्कृति का कोई भी मानदंड लिखा हुआ नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे माँ बापों ने हमारे अंदर ट्रांसफर किया है कल्चर, ये कल्चर हम अपने बच्चों को भी देते हैं। ये मानदंड क्या लिखे हुए हो जरूरी नहीं है। जैसे अभिवादन करने का तरीका, किसी का वेलकम करने का तरीका, किसी को भोजन खिलाने का तरीका, ये है सब चीजें, ठीक है। प्रतीक में जैसे भाषा है, कला है, वस्त्र है, धार्मिक अनुष्ठान है, त्योहार है, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, हमारे कपड़े हैं, रहन सहन है, ये सब प्रतीक माने जाते हैं एक संस्कृति का। तो एक संस्कृति में क्या होते हैं, मूल्य, मानदंड और प्रतीक होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, इसके अलावा उस संस्कृति में होते हैं रीति रिवाज, जैसे विवाह करने का तरीका क्या है, अंतिम संस्कार किस प्रकार होता है, त्योहार किस प्रकार मनाए जाते हैं, ये भी संस्कृति के एक मूल तत्व के अंतर्गत ही माने जाते हैं। फिर आता है विश्वास, जैसे संस्कृति में किस प्रकार का
पुनर्जन्म का विचारधारा है, यानी कि जीवन के बाद जीवन कैसा होता है, हर संस्कृति में अलग मानते हैं। कई कई मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, कोई कोई संस्कृति इस बात को नहीं मानती, है ना। इसके अलावा कर्म का सिद्धांत इनका क्या है, कुछ कुछ संस्कृति से भारतीय संस्कृति माना जाता है, कर्म प्रधान संस्कृति मानी जाती है भारत की। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, ये हमारी कौन सी संस्कृति होगी, कर्म प्रधान संस्कृति होगी। यहाँ पर कर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसके अलावा भाषा भी हमारी संस्कृति को क्या करती है, बताती है ना। बोली जाने वाली भाषा हो, चाहे लिखित भाषा हो, चाहे संकेत की भाषा हो, इन सभी भाषाओं में यदि हम अपने विचारों को क्या कर पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं अच्छे से, तो हमारा कल्चर बेहतर माना जाता है। इंडियन कल्चर इसलिए फेमस है क्योंकि इंडियन कल्चर की जो भाषा है दोस्तों, ये भाषा ही ऐसी है जो लोगों को मोहित कर लेती है। डन। चलिए, तो ये हो गया आपके दो कॉन्सेप्ट, एक मैंने आपको सामाजिक संस्थान समझाए हैं और दूसरा मैंने आपको समझाया है संस्कृति के मूल तत्व, एक कल्चर में क्या क्या शामिल आपका होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र से जुड़े मुद्दे। तो मैंने आपसे कितनी बार कहा, जहां भी आपको शास्त्र शब्द दिखाई दे यानी अध्ययन, तो समाज का अध्ययन और अर्थव्यवस्था का अध्ययन, ये दोनों आपस में किन मुद्दों से जुड़े हैं, ऐसे मुद्दे जो समाज से भी संबंधित हो और अर्थशास्त्र से भी संबंधित हो, इकोनॉमिक्स में भी पढ़े जाएं। तो चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे आपका क्या हो अर्थशास्त्र हो, दोनों ही सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है। एसएसटी का हिस्सा होते थे ना, 10वीं तक के एसएसटी का हिस्सा होते हैं सीबीएसई बोर्ड में, जो मानव व्यवहार और समाज के कामकाज का अध्ययन करते हैं। भाई सीधी सी बात है। जैसे पहला मुद्दा है सामाजिक आर्थिक असमानता, जो अमीर गरीब हम पढ़ते हैं, ये आपका समाज का भी मुद्दा हो गया और ये आपका किसका, ये आपका इकोनॉमिक्स का भी मुद्दा हो गया। क्योंकि अमीर गरीब को इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, आर्थिक विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीर गरीब को ही इकोनॉमिक्स में कहते हैं आर्थिक विभाजन। दोस्तों क्या कहते हैं, आर्थिक विभाजन कहते हैं। तो ये अपने आप में इकोनॉमिक्स का भी मुद्दा है, अमीर गरीब का अंतर, और ये अपने आप में समाज का तो हिस्सा हो ही हो गया। ठीक है, तो समाजशास्त्री सामाजिक आर्थिक असमानता के कारणों, परिणामों और इसकी संरचना और इसके प्रभाव को जानने क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जबकि अर्थशास्त्री असमानता के आर्थिक पहलू जैसे आय, धन का वितरण, गरीबी पर ध्यान देते हैं। लेकिन दोनों ही सब्जेक्ट में अमीर गरीब का जो अंतर है इसको पढ़ा जाता है, इसलिए एक ऐसा मुद्दा हो गया जो दोनों ही सब्जेक्ट से क्या है, जुड़ा हुआ मुद्दा है, समाजशास्त्र से भी और अर्थशास्त्र से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। नेक्स्ट मुद्दा है सामाजिक वर्ग और गतिशीलता। जितने भी सामाजिक वर्ग होते हैं हमारे, है ना, सामाजिक वर्ग जैसे आपको पता ही है, किसान वर्ग है आपका, है ना, जमींदार वर्ग है, जितने भी सामाजिक वर्ग है इनको हम इसमें भी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं और इनको हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समाजशास्त्री सामाजिक वर्गों की विशेषताओं की बात करेंगे, उनके बीच संबंधों की बात करेंगे कि कैसे किसान और जमींदार का संबंध होता है। लेकिन अर्थशास्त्री ये बात करेंगे उनके बीच में आय और धन का वितरण, कि किसानों को कितना प्रतिशत हिस्सा मिल रहा है आज के समय में और जमींदारों के पास कितने प्रतिशत भूमि है, ये बात करते हैं अर्थशास्त्री। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो समाजशास्त्र है, जो आपका क्या है दोस्तों, जो आपका समाजशास्त्र है, ये केवल समस्याओं की बात करता है, ये समाज की समस्या की बात करता है। जबकि अर्थशास्त्र जो हो गया आपका, क्या होगा दोस्तों, अर्थशास्त्र हो गया, ये आपको उसे समझने के लिए आपको क्या देगा, उस समस्या को समझने के लिए आंकड़े भी देगा और साथ साथ क्या देगा, आपको सुझाव भी देगा। ये बात आपको याद रखनी है। शिक्षा और अर्थव्यवस्था, शिक्षा अपने आप में क्या है दोस्तों, समाज और किसका, अर्थशास्त्र दोनों का हिस्सा हो गया, क्योंकि शिक्षा और अर्थव्यवस्था का गहरा संबंध होता है। एजुकेशन का लेवल देश में जितना ज्यादा होगा, देश की इकोनॉमी क्या होगी, उतनी ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये कुछ मुद्दे थे जो कि अर्थशास्त्र से तो संबंधित है ही है, साथ साथ आपके समाजशास्त्र से भी संबंधित है, क्योंकि इनमें समाज की बात भी होती है और धन की बात यानी पैसे की बात भी होती ही होती है। चलिए आगे देखते हैं, परिवार और अर्थव्यवस्था। ये भी एक ऐसा मुद्दा है जो कि समाज से और इकोनॉमिक्स दोनों से संबंधित है, क्योंकि परिवार और अर्थव्यवस्था ये दोनों आपस में क्या है, इंटरकनेक्ट है। जितनी अच्छी फैमिलीज देश के अंदर रहते होंगे, जितनी प्रोडक्टिव होंगी, परिवार की उत्पादकता जितनी ज्यादा होगी, परिवार देश के प्रोडक्शन में जितना ज्यादा योगदान देगा, अर्थव्यवस्था उतनी ही आगे बढ़ेगी। यानी कि आप कह सकते हैं एक छोटी यूनिट के रूप में यदि फैमिली अच्छे लेवल पर प्रोडक्शन करेगी तो देश की इकोनॉमी क्या होगी, अपने आप ही बेहतर होती चली जाएगी। तो बस सीधी सी बात है, देश की सोसाइटी भी क्या करेगी, डेवलपमेंट करेगी। तो परिवार का ये रिलेशन तो हो गया अर्थशास्त्र के साथ, और ये वाला रिलेशन हो गया समाजशास्त्र के साथ। तो याद रखिए समाजशास्त्री क्या करते हैं, परिवार के सामाजिक पहलुओं की बात करते हैं, जैसे सब परिवार में लिंग की भूमिकाएं, परिवार की सामाजिक संरचना, समाजीकरण, इसकी बात करते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र क्या कहते हैं, परिवार के आर्थिक पहलुओं की बात करते हैं, जैसे घरेलू उत्पादन कितना है, घर के पास पैसा कितना है, घर की आय कितनी है ना, घर की सेविंग कितनी है, घर का एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना है, ये सब बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स में। तो कुल मिला के सोसाइटी का वो हिस्सा जो कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो सोशियोलॉजी का हिस्सा बन जाएगा, जो आंकड़ों से रिलेटेड है वो किसका, इकोनॉमिक्स का हिस्सा अपने आप बन जाएगा। तो ये कुछ मुद्दे थे जो दोनों विषयों से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजशास्त्र और इतिहास से क्या आपका संबंध है। याद रखना इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा जो आज की क्लास, तो ध्यान से समझना।
तो मैंने आपको कहा समाजशास्त्र क्या है, समाज का अध्ययन, और इतिहास क्या है, अतीत की घटनाओं का अध्ययन। दोनों ही मानव समाज को समझने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं, लेकिन वे अलग अलग तरीकों से क्या करते हैं, ऐसा करते हैं। दोनों में समानताएं क्या है, पहले ये जानते हैं कि सोशियोलॉजी में और आपकी किसमें, हिस्ट्री में संबंध क्या है। सबसे पहले हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, दोनों में संबंध क्या है। तो देखिए समानता क्या है, दोनों का लक्ष्य है, दोनों का लक्ष्य क्या है, केवल मानव को समझना है ना। अतीत को पढ़ के भी हम वर्तमान को समझने की कोशिश करते हैं, और सोशियोलॉजी को पढ़ के भी हम समाज को समझने की कोशिश करते हैं। दोनों के रिसर्च मेथड सेम है। रिसर्च जैसे सर्वेक्षण है, आपका साक्षात्कार है, ऑब्जर्वेशन अवलोकन है, ऐतिहासिक दस्तावेजों को पढ़ना है, दोनों ही विषयों में इन्हीं अनुसंधान स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है, इन्हीं टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे सोशियोलॉजी हो चाहे आपकी क्या हो, हिस्ट्री हो। सामाजिक परिवर्तन, दोनों ही सामाजिक परिवर्तनों की बात करते हैं, चाहे हिस्ट्री को पढ़ के हड़प्पा सभ्यता से लेकर अब तक की क्या समझने हो, सामाजिक परिवर्तन समझने हो, चाहे सोशियोलॉजी को पढ़ के वर्तमान के सामाजिक परिवर्तन समझने हो, लेकिन दोनों ही सामाजिक परिवर्तनों की बात जरूर करेंगे, समाज के विकास की, सामाजिक परिवर्तनों की बात करेंगे। दोनों में अंतर क्या है, अंतर बिल्कुल है। समाजशास्त्र हमेशा समाज पर केंद्रित रहता है, लेकिन इतिहास हमेशा अतीत के समाज से संबंधित होता है। ये प्रेजेंट की बात करेगा, जो आपका सोशियोलॉजी होगा प्रेजेंट की बात करेगा, और ये पास्ट के समाज की बात करेगा, लेकिन बात दोनों किसकी करते हैं, सोसाइटी की। समय अवधि भी बिल्कुल अलग होती है। समाजशास्त्र की समय अवधि छोटी होती है, जैसे कि ये बात कर सकता है पिछले 100 सालों की, पिछले 10 सालों की, लेकिन इतिहास की जो समय अवधि होती है लंबी होती है। ये बात कर सकता है हड़प्पा सभ्यता की, जो आज से 4000 साल पहले थी। विश्लेषण का स्तर अलग होता है। समाजशास्त्र में क्या होता है, विश्लेषण का जो स्तर होता है वो आप देखेंगे समुदाय स्तर होता है। यहाँ पर आप मैक्सिमम तो मैक्सिमम किसकी बात करेंगे, समाज की, लेकिन इतिहास जो है वो समाज को तो लेगा ही लेगा, पूरी की पूरी सभ्यता, पूरे पूरे देश का भी अध्ययन कई बार करेगा। जैसे पूरा मौर्य साम्राज्य पढ़ा देगा आपको, पूरा भारत का, ठीक है। कारणात्मक समाजशास्त्र जो है समाज की घटनाओं को क्या करता है, कारण भी बताता है, और जो इतिहास है ये अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है। तो दोनों में अंतर भी है, समाजशास्त्र और इतिहास में दोनों में अंतर भी है, और दोनों में क्या है दोस्तों, संबंध भी है। तो लिखना इसमें से कुछ नहीं था, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। इस क्लास को आप 2 बार देखना, आप समझ जाएंगे कि सोशियोलॉजी का हिस्ट्री से, सोशियोलॉजी का पॉलिटी से, सोशियोलॉजी का इकोनॉमिक्स से, और सोशियोलॉजी का अन्य विषय से, नागरिक शास्त्र और साइकोलॉजी से क्या संबंध है। इनमें से एक संबंध आपका पेपर में जरूर आएगा ही आएगा। क्लियर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।